हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्ती में ना? ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड हीट। तो जल्दी जल्दी पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए बढ़िया से, हीट। क्योंकि ये वाले चैप्टर में ना काफ़ी कुछ जानने का चीज़ें हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का नया टॉपिक, हीट। ओके, तो हीट मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हीट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि घर पे सुबह सुबह उठे कि मम्मी हमारे लिए खाना बना रहे हैं, गर्मा गर्म लूची सब्जी बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हीट चाहिए होता है ना। वो जो खाना पक रहा है उसके लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? हीट है। अगर आप हीट नहीं दोगे तो खाना पकेगा क्या? नहीं ना। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बचपन से तो ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या है बच्चों, पहला पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं कि हीट जो होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी के काफी सारे फॉर्म होते हैं, लाइट, साउंड, हीट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? एनर्जी तुम लोग बहुत खूब पढ़े हो। तो ये हीट जो होते हैं, इट इज अ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ये तो बचपन से जानते आ रहे हैं सर, ठीक है? ओके, दूसरा पॉइंट, हीट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? हीट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मान लो कोई भी बॉडी को आप हीट दे रहे हो, कोई भी बॉडी को आप हीट दे रहे हो, कोई भी बॉडी को क्या दे रहे हो बच्चों? हम लोग हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से उस बॉडी का एनर्जी बढ़ता है ना। अगर तुम कोई भी सब्सटेंस को हीट दे रहे हो तो उस बॉडी का एनर्जी बढ़ता है ना। कौन सी एनर्जी की बढ़ रहा है? कौन सा एनर्जी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं? बात समझ में आ रहा है कि कोई भी बॉडी को आप हीट दे रहे हो तो उसका क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। अगर तुम हीट दोगे, हीट दोगे, हीट दोगे, क्या होगा? उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहे हैं। तो हीट मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? और एक चीज बोल सकते हैं, हीट मतलब होता है टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है? बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाँ, टोटल इंटरनल एनर्जी। अब ये टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? इस वाले बॉडी के अंदर क्या होगा? एटॉम प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, यस और नो? इस बॉडी के अंदर क्या होगा? एटॉम रहेगा, यस और नो? तो जैसे ही तुमने कोई भी बॉडी को हीट देते हो ना तो उसके इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाते हैं। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब, इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे किसका काइनेटिक एनर्जी? क्या ये बॉडी मूव कर रहा है? नहीं, ये बॉडी तो रेस्ट पे है, यस और नो? ये बॉडी जो है ये तो रेस्ट पे है, तो कहां से सर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा? ये काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स का होते हैं, ठीक है? ये काइनेटिक एनर्जी किसका होता है बच्चों? ये जो काइनेटिक एनर्जी हम बात कर रहे हैं, ये किसका काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसका काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का। किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? मॉलिक्यूल्स का। किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स का। अब बच्चे सोचने लगते हैं सर क्या यहाँ पे कहां से पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कहां से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगा? ये बच्चे के मन में सवाल होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ही तुम कोई भी बॉडी को हीट देते हो ना, अगर वो सॉलिड होगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वाइब्रेशन जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अगर वहां पे गैस होगा तो वहां पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है ना? बढ़ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही तुमने इसको हीट देना स्टार्ट किए तो ये जो है ना मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाइब्रेट करने लगेगा, बहुत तेज वाइब्रेट करने लगेगा। जितना तुम हीट दोगे उतना वाइब्रेट करने लगेगा।
मेरी बात समझ में आ रहा है? तो दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी चीज मोशन पे होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाता है ना? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जैसे तुमने उसके हीट दिए। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? तुम लोग मैटर पे पढ़े होंगे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इस दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स। दोनों चिपकना चाहते हैं, दोनों क्या होना चाहते हैं? चिपकना चाहते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं ना, ये बेसिकली तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बच्चों? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या फिर बोल सकते हो इसको क्या बोलते हैं? मैटर पे पढ़े हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरी बात समझ में आई ना? मेरी बात समझ में आई ना? क्लियर है ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैटर पे पढ़े हो। तो अब जाकर के समझ में आ रहा है कि हीट क्या है? टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब हम लोग क्या समझते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होने लगते हैं? आइदर तो मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेगा? वाइब्रेट होने लगेगा। अगर सॉलिड होगा तो वहां पे तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकता है, तो वहां पे क्या होगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। जबकि ये लिक्विड या फिर गैस की बात करें तब वहां पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स भागने लगता है इधर उधर। ठीक है, गैस में इधर उधर क्या हो रहे हैं? मॉलिक्यूल भागने लगते हैं, तो उसमें जाकर के क्या हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रोटेट भी कर सकता है, सीधा भी जा सकते हैं, कैसे भी चले। अगर रोटेट भी करने लगे, घूमने भी लगे, मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अगर घूमने भी लगते हैं, स्पिन भी करने लगते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा। अगर मॉलिक्यूल्स जो है ये सामने की ओर चलने लगे, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, तो फिर भी क्या होगा? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो मुझे सिर्फ किसके लेना देना है? काइनेटिक एनर्जी से लेना देना है। ठीक है, ओके। एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब तो बता दिए, क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिटाओ, ये चीज समझ में आ गया ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, ठीक है, डाउट तो कुछ नहीं है। चलो मिटाएं इसको। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स of the molecule constituting in the body, constituting in the body। मेरी बात समझ में आई ना? क्लियर है ना? ओके, चलो ठीक है। अब ये इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? चलो अब ये इंटरनल एनर्जी का मतलब लिखते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू, टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक मिनट, यहां पे लिखते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल that is equals to total kinetic energy due to molecular motion, due to molecular motion, ठीक है, प्लस टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ चलो, तो ये होता है हमारा हीट। अब बात समझ में आ रही है कि हीट क्या होती है, ठीक है? चलो लिख लो इसको पूरा का पूरा। अब आते हैं आगे, ठीक है? पूरा लिख लो, इस चीज को लिख लेना बच्चों बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटाओ इसको। ओके, हम ऊपर वाले को मिटाते हैं, ठीक है? अच्छा, हीट कहां से कहां फ्लो होता है? अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करें, अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहां से कहां होता है? हमेशा हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा क्या होता है बच्चों? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी मतलब हायर टेम्परेचर, हॉट बॉडी मतलब हायर टेम्परेचर, ठीक है? कोल्ड बॉडी मतलब लोअर टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहां से कहां होता है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है? क्लियर है? ओके, मिटाओ इसको। चलो मिटाओ ना, हो गया पूरा? ओके, अब ना हीट के यूनिट्स पे आते हैं। अब हम लोग हीट के यूनिट्स पे आते हैं, थोड़ा सा यूनिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यूनिट्स ऑफ हीट, यूनिट्स ऑफ हीट, थोड़ा सा तेज जा रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को ये सब सारा कुछ चीजें पता है, क्लास 7 पढ़ चुके हो ना? हाँ, तो एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है हीट का, क्या तुम बता सकते हो? चलो ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ, जिसको पता नहीं है वो अपना कॉमन सेंस यूज करो। जिसको पता नहीं है कि क्या होता है वो ना अपना कॉमन सेंस यूज करो, अपना कॉमन सेंस जो है यूज करो, ठीक है? चलो, जो सब बच्चे ने बताया कैलोरी, दोज आर करेक्ट। जो सब बच्चे ने बताया कैलोरी, दोज आर करेक्ट। ऐसा लगता है तुमको? नहीं, 90% बच्चे यही गलत करते हैं कि बोल देते हैं हीट का एसआई यूनिट कैलोरी है। नहीं नहीं नहीं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना भाई। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो आंसर विल बी क्या? जूल ना। मेरी बात समझ में आई ना? हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है ऑब्वियसली। और कैलोरी क्यों होगा? कैलोरी क्यों होगा? ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जूल। क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। मेरी बात समझ में आया ना? तो एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा? जूल। एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा? जूल। तुम लोगों का जूल ना। चलो जूल, ओके। अच्छा, सीजीएस की बात करें, सीजीएस यूनिट की अगर बात किया जाए, सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो क्या होगा? अर्ग होगा। तुम लोगों को पता है, एनर्जी में पढ़ा दिए। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 10 टू बी पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 10 टू बी पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू बी पावर 7 अर्ग। याद रखना ये सब चीजें, ठीक है? अच्छा, तब बच्चे पूछते हैं सर कैलोरी कौन सा यूनिट है हीट का? कैलोरी कौन सा यूनिट है? कैलोरी होता है बच्चों अदर्स यूनिट। अगर हम अदर्स यूनिट की बात करें, अगर हम अदर्स यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है? कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है। ये सब अदर्स यूनिट ऑफ हीट है। ना तो ये एसआई है, ना तो ये सीजीएस है, ये अदर्स यूनिट ऑफ हीट होते हैं। मेरी बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो मिटाओ इसको, मिटाओ। हो गया? बहुत बच्चों वाला चीज था, कुछ था नहीं इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं।
चलो बताओ 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी? ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए 4.2, ऑप्शन बी ऑप्शन ए क्या है 4.2, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 3.2, ऑप्शन डी 0.24, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। बताओ 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी? 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी? कितना कैलोरी होता है? तो मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर क्या किया है 4.2। यही तो है आंसर। तुम लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, क्यों? बात ये होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है। हमने क्वेश्चन को घुमा दिए हैं, 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना कैलोरी पूछे हैं, जबकि होता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। जबकि क्या होता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ये हमारा होता है। मेरी बात क्लियर है? समझ में आई ना? तो अगर 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं ना, 4.2 जूल इज नथिंग बट 1 कैलोरी। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी? 1 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 पर नियर अबाउट आएगा 0.24 कैलोरी। तो which will be the correct option बच्चों? Which will be the correct option? Option D will be the correct option. Option D will be the correct option. Am I clear? Am I clear? Okay. चलो मिटाओ इसको। Okay. तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। अगर एग्जैक्टली बात करो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, अगर एग्जैक्टली बात करो तो 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल होता है अगर एग्जैक्टली की बात करोगे तो। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ पे बच्चों वाला सवाल, क्लास 1 का सवाल, बहुत आसान से कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू अगर 4.2 जूल होता है तो 1 KCAL is equals to how much joule? Option A 4200, option B 420, option C 240, option D none of this। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्लास 1 का सवाल है। क्लास 1 पे हीट पढ़ लिए? नहीं, ये बच्चों वाला सवाल है ना। क्या है इसमें नहीं बता सकते। 1 KCAL मतलब कितना होगा? देखो इधर 1 KCAL किलो कैलोरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किलो कैलोरी। देखना, चिप्स खाते हो ना, चिप्स बिस्किट्स खाते हो ना, तो कुछ भी चीज़ अगर खाते हो तो उसके पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है कंटेनिंग एनर्जी। उसमें देखना लिखा हुआ होता है 500 किलो कैलोरी या फिर 200 किलो कैलोरी या फिर 50 किलो कैलोरी। ये सब देखना कुछ भी खाने की चीज़ के पीछे लिखा हुआ होता है, मतलब उसके पैकेट के पीछे ऑब्वियसली। ठीक है, तो बात क्या है, वो क्या तुमको इन्फॉर्मेशन देता है? वो इन्फॉर्मेशन क्या देता है कि अगर मान लो कोई चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा हुआ है, मान लो 50 किलो कैलोरी लिखा हुआ है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर तुम इस फूड को खाओगे तो तुम्हारे अंदर कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तुम्हारे अंदर कितना एनर्जी जाएगा? 50 किलो कैलोरी जाएगा, ये बताता है। अब बोलोगे सर किलो कैलोरी से हम लोगों को क्या फ़ायदा है? किलो कैलोरी जो होते हैं ना हमारे बॉडी का एक पर डे इतना किलो कैलोरी फिक्स्ड है। ठीक है, एडल्ट्स बोलो या फिर टीन बोलो, अलग अलग होते हैं ऑब्वियसली, वो मेडिकल की बात है, वो तो उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की बात करें, हम लोगों की बात करें, तो हम लोगों के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ किलो कैलोरी जो है वो फिक्स्ड होते हैं कि पर डे हम इतना एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे ना, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और उसके ऊपर कोई वर्क नहीं होगा तो वो फैट बन जाता है। वो क्या बन जाता है?
फैट बन जाता है। तो इसलिए पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है, कोई भी खाना हो उसके पीछे जरूर लिखा हुआ होता है। अब बोलोगे सर हम लोग तो दाल चावल खूब खाते हैं घर पे, तो उसमें तो लिखा हुआ नहीं होता है। नहीं, कोई डॉक्टर से पूछोगे तो बता देगा कि उसमें कितना कंटेन होता है एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलो मेडिकल की बातें छोड़ते हैं हम लोग भाई, जो भी है फिजिक्स पढ़ना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम, पढ़ते हैं चलो। 1 kcal इज इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी होगा बच्चों? ऑब्वियसली बात है k है, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, क्या लिखते हो 1000 मीटर ना, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 कैलोरी। ठीक है ना, 1 kcal इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 कैलोरी। तो तुमको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, तो 1000 कैलोरी इज इक्वल्स टू क्या होगा 4200 जूल। मेरी बात क्लियर है ना, समझ में आया? तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये था किस्सा यूनिट ऑफ हीट एंड जो भी था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्या पढ़ना है? टेम्परेचर। हेडिंग डालो टेम्परेचर, आगे हेडिंग डालो टेम्परेचर। ओके, चलो बच्चों टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, हम एक चीज बोलना भूल गए, एक चीज बोलना भूल गए, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, एक चीज बोलना भूल गए, छोटा सा जगह है, ऊपर लिख लो कि 1 कैलोरी कैसे डिफाइंड है। 1 कैलोरी जो है ये कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे। मेरा हैंडराइटिंग ना दिन दिन अच्छा हो रहा है, उल्टे दिशा से ऑब्वियसली। 1 कैलोरी मतलब क्या समझते हैं? अगर एग्जाम पे पूछा जाए डिफाइन 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं? द हीट एनर्जी required the heat energy required to increase the temperature of to increase the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस में ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात क्या है कि जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो ब्रैकेट में ये क्यों लिखना जरूरी है? 14.5 से लेकर ये 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना क्यों जरूरी है? बात क्या होती है ना बच्चों, वाटर जो होते हैं, ठीक है, अगर तुम मान लो 2 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री बढ़ाए तब भी तो 1 डिग्री बढ़ा दी। अगर मान लो तुम 3 डिग्री से 4 डिग्री बढ़ाए तब भी तो 1 डिग्री बढ़ा दी। तो एग्जैक्टली ये टेम्परेचर क्यों? एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं कि बात क्या होती है कि इस यहां से लेकर के यहां तक अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे तो आपका जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो नियर अबाउट 1 कैलोरी होता है, वो नियर अबाउट 1 कैलोरी या फिर 1 कैलोरी के बराबर होता है। लेकिन अगर और कोई टेम्परेचर में तुम करोगे तो वो हो भी मतलब 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी नहीं भी लग सकता, तो उससे ज़्यादा लग सकते हैं, उससे कम लग सकता है। मेरी बात समझ में आया? लेकिन एग्जैक्टली जो होते हैं वो 14.5 से लेकर के 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से ही आपका 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है, अगर अच्छे बुक पढ़ते हो तो ब्रैकेट में इसलिए लिखा जाता है 14.5 से लेकर के 15.5। मेरी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, चलो अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है हम लोगों को? टेम्परेचर क्या बताता है? थर्मल स्टेट को बताता है। टेम्परेचर हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अबाउट थर्मल स्टेट, इट टेल्स अबाउट थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी।
ये कोई भी बॉडी का थर्मल स्टेट को बताता है, या फिर तुम लोग जो पढ़ते आ रहे हो वो भी बोल सकते हो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इसको भी बोल सकते हैं। कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये इन्हीं से पता चलता है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, या फिर बोल सकते हो डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ठीक है। मिटाओ इसको। इसके अलावा और एक डेफिनेशन है टेम्परेचर का, पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर बच्चों हीट कंप्लीट कर लेंगे ना तो हम लोग सिलेबस पे एक ही चैप्टर बचा हुआ होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जानते हैं हीट के बारे में कि हीट क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है। देखो बात क्या है ना कि मान लो यहाँ पे कोई एक हॉट बॉडी है, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक हॉट बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोल्ड बॉडी है, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक कोल्ड बॉडी है। ऑब्वियसली बात है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। अब होता क्या है, अगर हॉट बॉडी होगा, गर्म ज्यादा है, हॉट बॉडी होगा तो उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा क्यों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक चीज बता दो, इस वाले मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि इस वाले मॉलिक्यूल का काइनेटिक ज्यादा होगा। ए बॉडी का मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि बी वाले मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि ये हॉट बॉडी है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। तो ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा, ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन कोई भी डायरेक्शन पे हो सकती है, ठीक है, वो नहीं है, मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, कम तेजी से वाइब्रेट करेगा, कम तेजी से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या करेगा, थोड़ा हल्का कर रहा है। अब अगर हम एक काम करते हैं, इस वाले बॉडी को इस वाले बॉडी के कांटेक्ट पे लाते हैं, तो जब हम इस वाले बॉडी को इस वाले बॉडी के कांटेक्ट पे लाएंगे तब क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को हम ला रहे हैं, ठीक है। इसके पास क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वाइब्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसके पास वाइब्रेशन कम है, ठीक है, इसके पास वाइब्रेशन कम है। अब क्या होगा, इसका वाइब्रेशन अगर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम इसका वाइब्रेशन ज्यादा है तो इसका काइनेटिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसका काइनेटिक एनर्जी कम है। अब सोच करके देखना, जैसे ही इस दोनों बॉडीज को या फिर दोनों मॉलिक्यूल्स को हम कांटेक्ट पे लाएंगे तो क्या होगा, इसका जो वाइब्रेशन एनर्जी है ये इसको दे देगा, तो इसका जो वाइब्रेशन एनर्जी है ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा और इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे कि मानो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे कार है और यहाँ पे सिमिलर कार है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, फेरारी मान सकते हो, लैम्बोर्गिनी मान सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। अब क्या है, ये वाला कार ना 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा था और ये वाला कार जो था ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये इसको धक्का मारेगा। जैसे ही ये इसके ऊपर टकराएगा किसका स्पीड बढ़ जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा और इसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा भाई। जैसे ही ये इसको टकराएगा तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा और इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वैसे ही बात है, जैसे ही इस दोनों बॉडीज को कांटेक्ट पे लाओगे तो क्या होगा, ये इसके साथ टकराएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ने लगेगा। इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसका स्पीड क्या होगा बच्चों, बढ़ने लगेगा और इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
कम होता जाएगा और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, बढ़ते हुए जाएगा। इसका काइनेटिक एनर्जी जो है ये बढ़ती हुई जाएगी, इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, इसका स्पीड घटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही, इसलिए क्या होता है ना, जैसे ही दोनों बॉडीज को आप कांटेक्ट में लाओगे तो इसका टेम्परेचर घटेगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर घटेगा एंड कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यहां से यहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई ना, मेरी बात समझ में आई ना। कैसे ये बोलते ना कि जैसे ही हॉट बॉडी से लेकर के कोल्ड बॉडी पे अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हो तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक क्या होता है, हीट ट्रांसफर होने लगते हैं। लॉजिक इज, मेरी बात समझ में आया? तो बेसिकली बात क्या है कि जितना ज्यादा ये हॉट होगा उतना इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यस और नो? जितना ज्यादा ये हॉट होगा उतना इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो क्या हम टेम्परेचर मतलब ये लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स? क्या हम टेम्परेचर मतलब ये लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स? लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे जैसे इसका वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक चीज जरूर लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज जरूर लिख सकते हैं कि मेरा जो टेम्परेचर है इट इज नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी of each molecule, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज और देखो, बात क्या होती है कि मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, आयरन का बनाया हुआ है, तुमने ना यहाँ पे हीट करना स्टार्ट कर दी, यहाँ से ना खूबसूरत सा प्यारा सा हीट दे रहे हो तुम। सर हीट भी प्यारा सा होता है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, ये बात भी सही है। यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल। तो ऐसे 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 रहेगा। अब जैसे ही तुमने हीट देना स्टार्ट किया, यहाँ का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपना काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, बढ़ा लेगा, ठीक है। जैसे ही इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, वो दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे ही दूसरे वाले का बढ़ा, वो तीसरे वाले का बढ़ा देगा। जैसे ही तीसरे वाले का बढ़ा, चौथे वाले का बढ़ा देगा। जैसे ही चौथे वाले का बढ़ा, वो इधर बढ़ा देगा। इसका बढ़ा, ये बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हीट जो है कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे। हीट कैसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो इसलिए देखना, अगर तुम कोई भी रॉड या फिर कुछ भी गर्म करते हो, तो बर्तन गर्म करते हो ना, कुछ खाना बनाने के लिए, मैगी वगैरह जो भी है, तो क्या होता है, जैसे ही तुमने हीट दिया तो वो जगह पहले गर्म होता है, बाकी के हैंडल वगैरह जो होते हैं वो ठंडा रहते हैं, तब भी कोल्ड रहते हैं। लेकिन धीरे 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 उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, यस और नो। लेकिन हैंडल पे अगर तुम इंसुलेटर लगा दोगे तो वो अलग बात है, लेकिन कंडक्टर अगर होता है तो हैंडल थोड़ा देर बाद गर्म होता है। जैसे तुम ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, मार पड़ेगा तो मुझे नहीं पता। एक रॉड है, तो रॉड को अगर तुम गर्म करना चाहते हो तो गर्म करो, तो गर्म करोगे तो ये वाला एंड पहले गर्म होगा, तो इसको तुम पकड़ कर रख सकते हो। लेकिन कुछ देर बाद ना यहाँ पे भी गर्मी आ जाता है, तब जा करके तुम इसको पकड़ करके नहीं रख सकते, तब जा करके दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हीट तब तक ट्रांसफर हो चुका है। मेरी बात क्लियर है? तो वो जो वाइब्रेशन है धीरे 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 एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आई ना? तो अगर सॉलिड होगा तो वाइब्रेशन होगा, अगर गैस की बात करो तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भटकने लगते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चले, इतना तक समझ में आ गया। चलो एक चीज और देखते हैं, कि मान लो यहाँ पे कोई एक हॉट बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री,
और यहाँ पे ना एक कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री, ठीक है। हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है, एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री, एक का टेम्परेचर है 20 डिग्री। अब बोलो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा। अच्छा अगर हम मान लेते हैं ये ए बॉडी है और अगर ये मान लेते हैं बी बॉडी है, तो बच्चों वाला सवाल हो गया, ऑब्वियसली बात है ए से लेकर के बी तक हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन हीट कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक क्या होगा ना, हीट फ्लो करते रहेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर आपसे हम ये पूछे तो ये इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, मतलब कब तक ये हीट ट्रांसफर करेगा, मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तो वही वाला टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 35 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 29। बोल फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, क्या तुम बता सकते हो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, यस और नो, बिल्कुल बता सकते हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यस, गलत चीज है, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर ये हॉट बॉडी है और अगर ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका ये कौन से मटेरियल से बनाया हुआ है, ये कौन से मटेरियल से बनाया हुआ है, ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन पे क्या होगा ना, इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है बिटवीन 50 से लेकर के 20 डिग्री तक। इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर जो होगा ना, ये कुछ भी हो सकता है बिटवीन 50 डिग्री से 20 डिग्री तक, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सराउंडिंग पे हीट क्या सर नहीं है, मतलब सराउंडिंग जो होते हैं वहां पे क्या हीट एनर्जी नहीं जा रहा है। हम मान लेते हैं कि सराउंडिंग पे कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तब की बात कर रहे हैं। तब क्या होगा ना, हॉट बॉडी से लेकर के कोल्ड बॉडी पे हीट ट्रांसफर होगा एंड उसका फाइनल टेम्परेचर बिटवीन 50 से लेकर के 20 कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू बिटवीन 50 से लेकर के 20 डिग्री तक। मेरी बात क्लियर है? तो इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। और हीट ट्रांसफर जो होगा ना, हीट ट्रांसफर जो होगा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। इस बॉडी के अंदर हीट कंटेंट कितना है, इस बॉडी के अंदर हीट कंटेंट कितना है, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कि हायर टेम्परेचर से उसको लोअर टेम्परेचर ही जाना है, इस बॉडी के अंदर हीट कंटेंट कितना है, इस बॉडी के अंदर हीट कंटेंट कितना है, ये तुमको मतलब इसमें दिमाग खराब करने का कोई जरूरत नहीं। लाइक अगर हम मान ले कि इस बॉडी के अंदर हीट कंटेनिंग है 15 जूल और इस बॉडी के अंदर हीट कंटेनिंग है 20 जूल, तो ऐसा मत मान लेना कि बी से लेकर के ए तक हीट ट्रांसफर होगा। ये हीट ट्रांसफर जो होगा ये ऑब्वियसली, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली क्या होगा, हायर टेम्परेचर से लेकर के लोअर टेम्परेचर पे ही होगा। तुमको कंफ्यूज किया जा सकता है लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी बात क्लियर है ना बच्चों? चलो ओके, अब आते हैं इसके यूनिट्स पे, टेम्परेचर के यूनिट्स पे। टेम्परेचर मतलब समझ में आ गया ना। अब आते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? सबको पता है क्या होता है, केल्विन, ठीक है। तो सर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? अच्छा एक चीज और, एसआई यूनिट डिग्री केल्विन नहीं होता है। बहुत बच्चे लिखते हैं कॉपी में, पता नहीं क्यों भूत सवार हो जाते हैं उनके ऊपर, लिख देते हैं डिग्री केल्विन। अरे यार तुम्हारे मर्जी से नहीं चलने वाला है ये, इसका जो रूल्स है वो रूल्स हैं। तो केल्विन अगर लिखते हो तो वहां पे डिग्री केल्विन नहीं होता है, वहां पे सिर्फ केल्विन होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम अदर्स यूनिट की बात करोगे, अगर तुम अदर्स यूनिट की बात करते हो, अदर्स यूनिट की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड,
डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब चीज़ें होती हैं। मेरी बात समझ में आया? तो कभी गलती से ना ये मत लिख देना कि डिग्री केल्विन, नहीं। मेरी बात समझ में आई ना? ओके चलो। अच्छा, केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन क्या है? केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन क्या है? हाँ बोलो, केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन क्या है? केल्विन स्केल पे क्या होता है? केल्विन स्केल पे क्या होता है? 273.15 प्लस डिग्री सी। केल्विन, अगर डिग्री सेंटीग्रेड से तुमको केल्विन पे जाना है तो कितना ऐड करना पड़ता है? 273.15। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन क्या होता है? F is equals to 9/5 C plus 32। ये सब आप लोग क्लास 7 पे पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये सब क्लास 7 पे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चों? तो लिख लो इसको, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो कोई भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहे हैं, अगर मान लो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एक बॉडी ए है, और अगर मान लो इसका भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये एक बॉडी बी है, देन हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम ऑप्शन ए टू बी, ऑप्शन बी टू ए, ऑप्शन सी नो हीट ट्रांसफर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है? ठीक है, क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि होगा क्या? ऑब्वियसली बात है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अच्छा, अगर कैलोरी चेंज कर देते तो इसके अंदर 10 कैलोरी एनर्जी है और इसके अंदर 20 कैलोरी एनर्जी है। हाँ, अब बताओ, इसके अंदर 10 कैलोरी एनर्जी है, इसके अंदर 20 कैलोरी एनर्जी है। अब बताओ हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? बी से लेकर के ए से लेकर के बी, नो हीट ट्रांसफर, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली बात है नो हीट ट्रांसफर, ऑब्वियसली बात है नो हीट ट्रांसफर, इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। हायर टेम्परेचर से लेकर के लोअर टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर होता है। अगर टेम्परेचर सेम होगा, नो हीट ट्रांसफर, तो यहां से यहां कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन, ठीक है? मेरी बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये था आप लोगों का बेसिक्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। अगले क्लास से ना हम लोग एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे एक्चुअली, और उसमें ना थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।